आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12 में बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य। अंग्रेजी में देखें तो बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि नाम से संबंधित नाम से पता चल रहा है कि जो रिप्रोडक्शन है उस सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या आवश्यक है हमको पढ़ना है। मतलब रिप्रोडक्शन यानी जनन से संबंधित कौन कौन सी सावधानियां हमको रखने की जरूरत है जिसके कारण हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो देखिए लिख रहा है, कह रहा है पिछले अध्याय में आपने जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके प्रकारों के बारे में पढ़ा था। अब उससे जुड़े निकट शीर्षक अर्थात जनन स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। हम जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ शब्द से क्या तात्पर्य समझते हैं। यह शब्द साधारणतया स्वस्थ जनन अंगों और उसके सामान्य प्रकारों से संबंधित है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि हम इस चैप्टर में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित मानव जीवन में जो हेल्थ है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है। कह रहा वस्तुतः यह एक व्यापक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है जिसके अंतर्गत जनन के भावनात्मक एवं सामाजिक पहलू जुड़े हुए हैं। तो रिप्रोडक्शन के भावनात्मक मतलब इमोशनल एवं सामाजिक यानी सोशल पहलू जुड़े हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WHO कहते हैं, के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। इसीलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से यानी रिप्रोडक्टिव रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है, जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और प्रकार्यात्मक रूप से सामान्य हो। तो ये परिभाषा आप लोग याद कर लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो WHO के अनुसार जो परिभाषा है उसको हम लोग याद करेंगे। कह रहा है यौन संबंधी सभी पहलुओं में जिनकी भावनात्मक और व्यवहारिक पारस्परिक क्रियाएं सामान्य हों, जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने का क्या महत्व है और इसे पाने के लिए कौन सी विधियां अपनानी चाहिए, आइए जांच करें। तो सबसे पहले WHO के हिसाब से इंग्लिश वाली बुक में क्या परिभाषा लिखी है इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेल-बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। यानी भौतिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य, व्यवहारात्मक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य सब को लेकर के जब व्यक्ति स्वस्थ होगा जनन रूप से, तो इसको कहेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखिए अगली हमारी हेडिंग आ जाती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। तो अगर इसको हम हिंदी में देखें तो कहेंगे जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्य नीतियां। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज यानी क्या
समस्याएं आती हैं और उनके समाधान की क्या कार्य नीतियाँ हैं, यानी स्ट्रेटजीज हैं, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो कह रहा है कि विश्व में भारत ही पहला देश है, ऐसा पहला देश था जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की। तो ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना एवं कार्यक्रमों की शुरुआत की। इन कार्यक्रमों को परिवार नियोजन, अब इस समय परिवार कल्याण का नाम दिया जाता है, और इनकी शुरुआत 1951 में की गई थी। इस बात को ध्यान रखना है और थोड़ा सा इंग्लिश में इस बात को समझ लेना है कि जो इंडिया में रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के, जनन स्वास्थ्य को लेकर के जो प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज है, उनकी शुरुआत सबसे पहले हुई भारत में, और इनको किस नाम से जाना गया? सोशल गोल को यहाँ पर फैमिली प्लानिंग के नाम से जाना गया। तो इसको फैमिली प्लानिंग के नाम से हम लोग जानते हैं, और 1951 में इसकी शुरुआत हुई। अब देखिए आगे कह रहा पिछले दशकों में समय समय पर, पिछले दशकों में मतलब पिछले 10 सालों में समय समय पर इनका आवधिक मूल्यांकन भी किया गया, यानी इनका परीक्षण भी किया गया कि सही तरीके से चीजें लागू है कि नहीं। जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत व व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसको भी आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए कि जनन संबंधित और आवधिक क्षेत्रों को इसमें सम्मिलित करते हुए बहुत उन्नत एवं व्यापक कार्यक्रम फिलहाल जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम RCH के नाम से प्रसिद्ध है। इसको थोड़ा सा इंग्लिश वाली बुक में भी देख लेते हैं। तो इस जो कार्यक्रम का नाम है, प्रोग्राम का नाम है, वो है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH इसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे। ये प्रोग्राम इस समय रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर के हमारी इंडिया में चलाया जा रहा है। तो कह रहा है कि इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करते हुए और जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। तो ये भी ध्यान देना है कि इन कार्यक्रमों में हम लोग कर क्या रहे हैं। तो इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करते हुए और जननात्मक रूप से यानी रिप्रोडक्टिव रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के लिए अनेक सुविधाएं एवं प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। तो ये इसके अंतर्गत आ रहा है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है श्रव्य एवं तथा दृश्य, यानी ऑडियो विजुअल, मतलब जो सुनाई देता हो श्रव्य और जो दिखाई देता हो दृश्य। तो सुनाई देने लायक और दिखाई देने लायक और मुद्रित सामग्री की सहायता से, मुद्रित मतलब मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसा, तो पैसे की सहायता से सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न उपाय कर रहे हैं। उपर्युक्त सूचनाओं को प्रसारित करने मतलब फैलाने में माता पिता, अन्य निकट संबंधी, शिक्षक एवं मित्रों की भी प्रमुख भूमिका है। विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके और बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास न करें और उन्हें यौन संबंधी गलत अवधारणाओं से
छुटकारा मिल सके। तो ध्यान दीजिए कि विद्यालयों में यौन शिक्षा दिया जाना चाहिए ताकि बच्चों को यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिल सके और जो गलत चीज़ों के बारे में उनको पता है उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करके उन चीज़ों से अलग हो सकें। तो वही कह रहा है कि लोगों को जनन अंगों, किशोरावस्था यानी प्यूबर्टी के समय एवं उससे संबंधित परिवर्तनों जैसे माहवारी शुरू होती है, सुरक्षित और स्वस्थ यौन क्रियाओं, यौन संचारित रोगों यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज एवं एड्स के बारे में जानकारी विशेष रूप से किशोर यानी युवा वर्ग को आयु वर्ग में जनन संबंधी स्वस्थ जीवन बिताने में सहायक होती है। तो ये सब चीज़ों की जानकारी लोगों को होना चाहिए। अब देखिए आगे कह रहा है कि लोगों को शिक्षित करना विशेष रूप से जनन क्षम जोड़ी यानी जो सेक्स करने योग्य कपल है तथा वे लोग जिनकी आयु विवाह योग्य है उन्हें उपलब्ध जन्म नियंत्रक यानी गर्भ निरोधक विकल्पों तथा गर्भवती माताओं की देखभाल, माँ और बच्चे की प्रसवोत्तर यानी पोस्ट नेटल देखभाल मतलब बच्चा पैदा होने के पहले की देखभाल, प्रसवोत्तर मतलब प्रसव के पूर्व, पोस्ट नेटल नहीं प्रसव के पूर्व नहीं, प्रसवोत्तर मतलब प्रसव के बाद, पोस्ट नेटल प्रसव के पहले प्री नेटल होता है, प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। तो प्रसवोत्तर का मतलब जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद माँ की देखभाल आदि के बारे में तथा स्तनपान के महत्व, लड़का या लड़की को समान महत्व एवं समान अवसर देने की जानकारियों आदि से जागरूक स्वस्थ परिवारों का निर्माण होगा। अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं तथा सामाजिक उत्पीड़नों जैसे कि यौन दुरुपयोग एवं यौन संबंधी अपराधों आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है ताकि लोग उन्हें रोकने एवं जननात्मक रूप से यानी सेक्सुअल रूप से जिम्मेदार एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करने के बारे में विचार करें और आवश्यक कदम उठाएं। तो ये चीजें हमको जानकारी मिली। अब आगे देखते हैं। कह रहा है जनन स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए यानी लागू करने के लिए मजबूत संरचनात्मक सुविधाओं, व्यावसायिक विशेषज्ञता यानी जो बिजनेस है उसमें विशेष ज्ञान होना तथा भरपूर भौतिक सहारों की आवश्यकता है। यानी जो भी व्यक्ति उस काम को कर रहा है उसको भौतिक सहारा मतलब फिजिकल सुख सुविधाएं, जैसे उसके पास औजार ही नहीं होगा तो कैसे करेगा। तो ये चीजें लोगों को जनन संबंधी समस्याओं जैसे कि सगर्भता यानी प्रेगनेंसी, प्रसव यानी जो डिलीवरी होती है, यौन संचारित रोगों यानी सेक्स के दौरान जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चली जाती है, गर्भपात यानी अबॉर्शन, बच्चे को उसके सामान्य समय से पहले ही गर्भाशय से निकाल देना गर्भपात है। गर्भ निरोधकों यानी गर्भ निरोधक जैसे गोलियां हैं, कापर्टी हैं, ये सब। ऋतुस्राव यानी माहवारी जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, संबंधित समस्याओं, बाध्यता यानी बांधपन, स्टेरिलिटी मतलब जिसके पास बच्चे नहीं, जिसको बच्चे नहीं होते आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना आवश्यक। समय समय पर बेहतर तकनीकों और नई कार्य नीतियों को क्रियान्वित करने की भी आवश्यकता है ताकि लोगों की अधिक सुचारू रूप से देखभाल और सहायता की जा सके। बढ़ती मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए उल्बेधन यानी एमिनोसेंटेसिस जांच, लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध
तथा व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण यानी टीका आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को भी शामिल किया गया है। तो ध्यान दीजिए कि भ्रूण हत्या ना हो, गर्भ में ही बच्चे को मार न दिया जाए, उसकी जांच के लिए एक एमनियोसेंटेसिस, जिसको हिंदी में उल्ब भेदन तकनीक कहते हैं, इससे जांच द्वारा लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध यानी कानूनी रोक लगा दी गई तथा व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण यानी टीका, ये जो टीका लगाए जाते हैं, रेबीज, BCG का टीका, टिटनेस का टीका और रेबीज का टीका, हेपेटाइटिस का टीका, तो ये सब जो टीका लगाए जाते हैं उनकी बात हो रही है कि ये टीका भी आवश्यक है जिससे बचपन में ही बच्चों की मौत ना हो सके। अब देखिए एमनियोसेंटेसिस में अमनियोटिक द्रव में घुले पदार्थों व विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। तो एमनियोसेंटेसिस तकनीक जो होती है जिसके माध्यम से हम भ्रूण की लिंग जांच करते हैं, तो उसमें हम लोग करते क्या है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है गर्भ में, उसमें घुले पदार्थ तथा विकासशील भ्रूण की कुछ कोशिकाएं यानी एम्ब्रियो की कुछ सेल को लेकर के उनका विश्लेषण किया जाता है और उस विश्लेषण के माध्यम से हम लोग बता देते हैं कि बच्चा मेल है कि फीमेल है। तो इस जांच पर रोक लगा दी गई है कानूनी तौर पर, ताकि गर्भ में ही बच्चे को मारा ना जा सके। कुछ लोग लड़के को लड़की की बजाय ज़्यादा महत्व देते हैं, तो लड़की की भ्रूण में ही हत्या कर देते हैं, तो उसको रोका जाए तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी तौर पर रोक लगाई गई है। तो वो लिंग परीक्षण जो किया जाता है उस तकनीक का नाम एमनियोसेंटेसिस है। उस एमनियोसेंटेसिस में क्या किया जाता है कि भ्रूण के एमनियोटिक फ्लूइड और जो भ्रूण यानी एम्ब्रियो है उसकी कुछ सेल को लेकर के उसका परीक्षण किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अंडरलाइन करिए, ये नीट के पेपर में आपसे पूछा जाएगा। कह रहा है इस विधि में भ्रूण में होने वाले विभिन्न आनुवांशिक विकार जैसे डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया आदि की उपस्थिति का पता लगाया जाता है तथा जनन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए एमनियोसेंटेसिस विधि जो है वो सिर्फ गलत उपयोग ही नहीं है, उसका अच्छा उपयोग भी है। इस जांच के द्वारा हम ये भी पता लगा सकते हैं कि बच्चे में कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम, 21वें क्रोमोसोम में गड़बड़ी होती है, हीमोफीलिया खून से संबंधित कोई बीमारी तो नहीं है, सिकल सेल एनीमिया जिसमें जो RBC है वो हंसियाकार हो जाती है, वो बीमारी तो बच्चे में नहीं है। तो इन सारी बीमारियों का पता लगाया जाता है और जनन संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान को भी बढ़ावा मिलता है, यानी एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं, नई नई खोज आविष्कार ये सब करके नई नई खोज के क्षेत्र में भी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एमनियोसेंटेसिस तकनीक सिर्फ गलत उपयोग का उसका गलत उपयोग ही नहीं है, बल्कि उसका अच्छा उपयोग भी है। सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियां नई विधियां तलाशने या विद्यमान को ही बेहतर बनाने का काम करती है। तो जो सरकारी सिस्टम है वो नई नई टेक्निक खोज रहा है, और अगर नई टेक्निक नहीं मिल पा रही तो पुरानी टेक्निक को ही सरकार और अच्छा करने का प्रयास करती है, ताकि अच्छे से अच्छे सुविधा जनता को दी जा सके। कह रहा है क्या आप जानते हैं कि सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली की खोज भारत में लखनऊ के केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने की है। तो ध्यान दीजिए, चूंकि इंडिया में इसकी खोज हुई है तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो सहेली नामक जो गर्भ निरोधक गोली है इसकी खोज लखनऊ में केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI के द्वारा की है। यौन संबंधित मामलों के बारे में यानी सेक्सुअल जो मामले हैं के बारे में बेहतर जागरूकता, अधिकाधिक संख्या में चिकित्सा सहायता प्राप्त, प्रसव यानी डिलीवरी अधिक से अधिक चिकित्सा केंद्रों में हो सके तथा बेहतर प्रसवोत्तर देखभाल यानी
डिलीवरी होने के बाद मां और बच्चे की बेहतर देखभाल से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है। तो मां और बच्चे की मृत्यु दर कम हुई है। लघु परिवार वाले जोड़ों की संख्या बढ़ी है। जो छोटे परिवार हैं उनके कपल की संख्या बढ़ी है क्योंकि मृत्यु दर घटी है। यौन संचारित रोगों की सही जांच पड़ताल तथा देखभाल और कुल मिलाकर सभी यौन समस्याएं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना आदि समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत देता है। तो ध्यान दीजिए कि यौन संबंधी और यौन संचारित रोग यानी सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज की सही जांच पड़ताल और देख रेख से कुल मिलाकर के सभी यौन समस्याओं हेतु बढ़ी हुई चिकित्सा सुविधाओं का होना आदि आज समाज के बेहतर जनन स्वास्थ्य की ओर संकेत देते हैं। अब देखिए आगे आ जाता है जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण। इंग्लिश में बोलेंगे पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। तो जाहिर सी बात है कि बर्थ अगर कंट्रोल होगी, बच्चों के जन्म में कंट्रोल हो जाए, अगर नियंत्रण हो जाए तो जनसंख्या वृद्धि रुक जाएगी। तो इसी को जनसंख्या स्थायीकरण कहेंगे एक तरह से। तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, तो इसके बारे में अब हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि पिछली शताब्दी यानी पिछले 100 सालों में किए गए विभिन्न क्षेत्रों में चहुमुखी विकास यानी चारों ओर विकास से लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। देखिए कुछ चीजें ही पूछी जाएंगी तो उनको हम लोग अंडरलाइन कर रहे हैं, बाकी विशेष चीज नहीं लिखी गई है। कह रहा है हालांकि बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जितना ज्यादा सुख सुविधाएं होंगी, चिकित्सा सुख सुविधाएं होंगी, तो मृत्यु दर कम होगी। तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या वृद्धि होगी। तो वही कह रहा है कि बेहतर जीवन दशाओं के साथ व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि में विस्फोटक प्रभाव डालती हैं, यानी एक्सप्लोसिव, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जनसंख्या वृद्धि हो रही। सन 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या 2 अरब यानी 2000 मिलियन थी, जो सन 2000 ईस्वी में तेजी से बढ़कर 6 अरब हो गई। तो 1900 में 2 अरब थी, 2000 में 6 अरब हो गई यानी 6000 मिलियन हो गई, तथा 2011 में 7.2 अरब पाई गई। ठीक यही प्रवृत्ति भारत में भी देखी गई। हमारी जनसंख्या जो देश की आजादी के समय लगभग 350 मिलियन अर्थात 35 करोड़ थी, वो सन 2000 में ईस्वी में तीव्र जनसंख्या दर के 1 अरब अर्थात 1000 बिलियन से ऊपर पहुंच गई तथा 2011 में 1.2 बिलियन हो गई। इसका मतलब है कि आज दुनिया का हर 6ठा आदमी भारतीय है। तो इतना ज्यादा आबादी बढ़ गई है कि आज दुनिया का हर 6ठा आदमी भारतीय है। इन सब का कारण संयुक्त संभवतः मृत्यु दर में तीव्र गिरावट तथा मात्र मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर इनफर्टिलिटी मॉर्टेलिटी रेट में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर कम हुई है, और मात्र मृत्यु दर यानी मैटरनिटी मॉर्टेलिटी रेट में भी कमी आई है। में कमी के साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो कुल मिलाकर के जनसंख्या किन किन तरीके से बढ़ सकती है, तो एक तो जन्म माता की मृत्यु दर कम हो जाए तो और बच्चे पैदा कर सकती है माता, बच्चे की मृत्यु दर कम हो जाए तो बच्चों की संख्या और बढ़ेगी, और आगे कम उम्र के लोग जनन करना शुरू कर दें। तो इन सब चीजों में बढ़ोतरी के कारण जनसंख्या हमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो वही कह रहा है कि 2011 में जनसंख्या 1.2 बिलियन हो गई है। इसका मतलब विश्व का हर 6ठा आदमी भारतीय है। और जनसंख्या में वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि मात्र मृत्यु दर यानी मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है मदर का,
और इन्फेंट यानी बच्चे का, इसमें कमी आई है, तथा जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। कहने का मतलब सेक्स करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि हमने अपने जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के माध्यम से इन जनसंख्या वृद्धि दर को कमी तो की, लेकिन यह कमी नाम मात्र की हुई। तो ध्यान दीजिए, जो जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है, इसके माध्यम से हमने लोगों में जागरूकता तो पैदा की, लेकिन इससे कमी नाम मात्र हुई। 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार यह वृद्धि दर लगभग 2%, अर्थात प्रति 1000 में 20 व्यक्ति प्रति वर्ष थी। यद्यपि इस वृद्धि दर से हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इस प्रकार की चेतावनीपूर्ण वृद्धि दर से मूलभूत आवश्यकताओं का नितांत अभाव हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो जो जरूरत की सामग्री है हमारी, बहुत सारे लोग हो जाएंगे, जरूरत की सामग्री कम है, तो मूलभूत आवश्यकताएं के लिए जो चीज़ों की जरूरत है उसका अभाव हो सकता है। जैसे कि अन्न यानी खाना, फूड, आवास यानी हैबिटेट रहने के घर, कपड़े आदि की कमी हो सकती है अगर बहुत सारी जनसंख्या बढ़ गई। हमने भले ही इन मदों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति भी की है, इसलिए सरकार पर यह दबाव था कि इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि दर को काबू में रखने के लिए गंभीर उपाय अपनाए जाएं। तो जाहिर सी बात है कि जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होने से मूलभूत समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, जैसे भोजन की, रहने की और कपड़ों की। तो इसलिए जनसंख्या वृद्धि को काबू पाने के लिए बहुत गंभीर उपाय अपनाए जाएं। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय यह था कि लघु परिवार को बढ़ावा देने हेतु गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए। तो जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से कम हो, तो इसके लिए जो छोटे छोटे परिवार हैं हमारे, उनमें गर्भ निरोधक जो उपाय हैं, मतलब गर्भधारण ना हो, इसके लिए जो उपाय हैं उनको लागू किया जाए, ताकि जो है गर्भ कम से कम बच्चे पैदा हों। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में गर्भ निरोधक उपाय अपनाए जाएं, यानी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अपनाए जाएं। कह रहा है कि आपने शायद संचार माध्यमों में, यानी जैसे टीवी, टेलीविजन, अखबार, सोशल मीडिया, इन माध्यमों में विज्ञापन के साथ साथ सुखी परिवार को प्रदर्शित करते हुए पोस्टर एवं पर्चे भी देखे होंगे, जहां एक खुशहाल जोड़े के साथ 2 बच्चों का परिवार हम 2 और हमारे 2 के नारे के साथ प्रदर्शित किया जाता है कि मतलब हम 2 लोग हैं तो हमारे बच्चे भी 2 ही लोग हों, ताकि जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सके। बहुत सारे जोड़ों ने, विशेष रूप से शहरों के कामकाजी युवा दंपतियों ने, युवा दंपति मतलब जवान पुरुष महिलाओं ने, जो जोड़े में है जिनकी शादी हो गई है, ने हम 2 हमारा एक का नारा अपनाया है। तो हम 2 लोग हैं लेकिन हमारा एक ही बच्चा हो, ये नारा अपनाया है। तो विवाह की वैधानिक आयु स्त्री के लिए 18 वर्ष तथा पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है, और इस समस्या से निपटने हेतु लघु परिवार के लिए जोड़ों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये भी पूछा जा सकता है कि अपने भारत देश में स्त्री और पुरुष के विवाह की उम्र क्या होती है। तो मैरिज की एज स्त्री के लिए 18 वर्ष और पुरुष के लिए 21 वर्ष सरकार के द्वारा सुनिश्चित की गई। आइए यहाँ पर कुछ सामान्य तौर पर इस्तेमाल होने वाले गर्भ निरोधकों के बारे में चर्चा करें। तो कुछ गर्भ निरोधक हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो एक आदर्श गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला, आसानी से उपलब्ध, प्रभावी तथा जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव नहीं हो, या हो भी तो बहुत कम हो,
इसके साथ ही यह उपयोगकर्ता की कामेक्षा, प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक न हो। तो ध्यान दीजिए कि एक आदर्श यानी एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हम किसको बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे जो आसानी से उपलब्ध हो, प्रभावी हो, किसी भी प्रकार का उसका कुप्रभाव ना हो, किसी भी प्रकार से कामेक्षा यानी सेक्स करने की इच्छा, प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक ना हो, ये गुण उसमें पाए जाएंगे तो उसे हम आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव बोलेंगे। इंग्लिश में देख लेते हैं, कह रहा एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी अंडर फ्रेंडली, यानी इतना व्यवहारिक हो जैसे दोस्त, इजीली अवेलेबल आसानी से उपलब्ध हो, इफेक्टिव प्रभावशाली हो, एंड रिवर्सिबल विद नो आर लीस्ट साइड इफेक्ट, और किसी भी प्रकार का कुप्रभाव ना हो और रिवर्सिबल हो मतलब फिर से इस्तेमाल किया जा सके। इट आल्सो शुड बी नो वे इंटरफियर विद द सेक्सुअल ड्राइव, और कामेक्षा शक्ति को भी किसी भी प्रकार से प्रभावित न करता हो। डिजायर एंड आर द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूजर, सेक्स करने वाले की इच्छा और उसमें किसी भी प्रकार का कुप्रभाव न डाले, कहने का मतलब ये है। तो जो भी नीट में पूछा जाना है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम बता दे रहे हैं, और हिंदी में पढ़ने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको आसानी से ये बातें समझ में आ जाए। कह रहा है आजकल व्यापक परिधि के गर्भ निरोधक साधन जैसे कि आसानी से उपलब्ध हैं, उन्हें मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे प्राकृतिक या परंपरागत, रोध यानी बैरियर, आयुसीडी जैसे कॉपर्टी आयुष, आयुडीज का मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइस, आयुडीज इंट्रायूटेराइन डिवाइस का मतलब गर्भ के अंदर जो डाल दी जाती हैं गर्भ निरोधक ऐसे इंस्ट्रूमेंट, मुंह से लेने योग्य गर्भ निरोधक, टीका के रूप में अंतररोपण तथा शल्य क्रियात्मक विधियां यानी सर्जरी के द्वारा, अंतररोपण का मतलब इम्प्लांट कर दिए जाए अंदर गर्भ में। तो इतनी प्रकार की विधियां हैं जिनको हम गर्भ निरोधक यानी कंट्रासेप्टिव के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो कह रहा है कि ए वाइड रेंज ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड आर प्रेजेंटली अवेलेबल which could now broadly grouped into the following categories, namely natural or traditional। तो सामान्य तौर पर प्राकृतिक या ट्रेडिशनल मतलब व्यवहारिक, परंपरागत या व्यवहारिक कह सकते हैं। दूसरा बैरियर, बैरियर मतलब रोक वाला, जैसे कंडोम है, सीमेन को अंदर ही नहीं जाने देता, इस प्रकार से गर्भ निरोधक का काम करता है। आयुडीज मतलब इंट्रायूटेराइन डिवाइस यानी गर्भ के अंदर जो डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट डाल दिया जाए। ओरल कंट्रासेप्टिव मुंह से लेने वाली गर्भ निरोधक गोलियां, इंजेक्टेबल जिनको अंदर डाल दिया जाए, इम्प्लांट जिसको इम्प्लांट कर दिया जाए हमेशा के लिए, एंड सर्जिकल मेथड और गर्भ सर्जरी जैसे गर्भाशय को सर्जरी द्वारा निकाल दिया जाए तो गर्भ की समस्या ही समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार की कुछ विधियां हैं जिनका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए गर्भ धारण को रोकने के लिए यानी कंट्रासेप्टिव जो मेथड है उनमें से एक एक करके जितने मेथड दिए गए थे उनकी हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें पहला आ जाता है प्राकृतिक विधियां यानी नेचुरल मेथड। तो अब जितने भी मेथड हैं इनकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।